हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का आईटी सब्जेक्ट, जिसके अंदर पहला चैप्टर हम करने वाले हैं एडवांस वेब डिजाइनिंग। ठीक है, इसका नाम एडवांस वेब डिजाइनिंग क्यों है? क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि बेसिक्स ऑफ वेब डिजाइनिंग हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, HTML और CSS का यूज करके वेबसाइट का पेज कैसे बनाया जाता है, HTML का जो प्रोग्राम होता है, कोड होता है, उसको रन कैसे किया जाता है। ऑलराइट, ये सारा जो बेसिक थिंग था ना, वो सब हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो। उसका लिंक आपको, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे डायरेक्टली एडवांस वेब डिजाइनिंग से स्टार्ट करना है, डायरेक्टली ये चैप्टर से स्टार्ट करना है, उसका भी कोई टेंशन नहीं। मैं हर एक चीज आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एडवांस वेब डिजाइनिंग, तो इसमें जो वेब डिजाइनिंग है, पहले ये समझते हैं कि वेब डिजाइनिंग क्या होता है। वेब डिजाइनिंग का मतलब वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट बनाना। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है। एक होता है HTML और एक CSS होता है, और एक चीज होता है जो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है HTML CSS का, इसका नाम है जावास्क्रिप्ट। वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट उसका अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूं कि HTML CSS का यूजेस क्या है। ठीक है, तो ये रहा अपना इमेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो HTML का यूज है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो मान लो जो HTML है ये क्या है, आपका स्केलेटन है, आपकी जो बॉडी है। ठीक है, उस बॉडी के अंदर जो HTML है, मान लो आपके जो बोन्स है ना, वो क्या है, HTML है। ठीक है, आपका जो बॉडी है उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको बोन्स की। तो इसलिए जो वेबसाइट होता है ना, उसके अंदर HTML क्या करता है, आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। यानी कि बटन कहाँ रहेगा, हेडर कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, बॉडी कहाँ रहेगा, ये सारा काम कौन करता है? HTML करता है। ठीक है, यानी कि जो वेबसाइट का बोन्स होता है वो HTML तैयार करके देता है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज CSS। तो CSS का एग्जांपल हम लोग रिलेट कर सकते हैं। आपका जो बॉडी है, स्केलेटन तो बन गया, बट उसके ऊपर क्या है? स्किन है। स्किन की वजह से आप क्या दिखते हो? अच्छे दिखते हो, राइट, हैंडसम, ब्यूटीफुल। किसकी वजह से दिखते हो? स्किन की वजह से दिखते हो, राइट। तो वैसे ही जो CSS होता है ना, वो क्या करता है? आपके वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है, सुंदर बनाता है। ठीक है, उसके अंदर कलर भरना है आपको, उसको एनिमेट करना है, ये सारा काम कौन करता है? CSS का काम होता है। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। अब आपका बॉडी तो तैयार है, बट उसके आपके बॉडी में क्या आना चाहिए? जान रहना चाहिए, सोल होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप मूवमेंट्स करते हो, हाथ का मूवमेंट करते हो, चलते हो, फिरते हो, सोचते हो। तो वेबसाइट में भी क्या होता है? मूवमेंट्स होते हैं, राइट। वेबसाइट में भी आप क्लिक करते हो तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो। वेबसाइट में भी बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्लिक इवेंट्स होता है, क्लिक करने पे बहुत सारी चीजें होती है बिहाइंड द सीन। तो वो सारा काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों का डिफरेंस पता चल गया रहेगा। HTML का काम क्या है वेबसाइट के अंदर, CSS का काम क्या है वेबसाइट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं वापस स्लाइड की तरफ। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस चैप्टर में हम HTML और CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से आपके लिए चैप्टर है। ऑलराइट, तो गाइज हम लोग थोड़ा अब देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आधे से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जो IT का सब्जेक्ट है ना, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। ठीक है, जो IT का सब्जेक्ट है ना, इसमें जो चैप्टर्स है ना आपके, ये आपके आगे के लाइफ में भी बहुत काम आने वाले। ठीक है, क्योंकि आफ्टर कोविड आपने खुद देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। यानी कि जो भी छोटे से छोटा बिजनेस है, पान वाला हो या सब्जी वाला हो, सब लोग अपना वेबसाइट या एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा बिजनेस हो या छोटे से छोटा बिजनेस, सब ऑनलाइन जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको आगे जाके काम आने वाली है। ठीक है, आप आगे जाके अगर IT या CS लोगे आगे जाके, ठीक है, वहां पे भी आपको क्या होगा? ये जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा चीज काम आने वाला है। जितना भी ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं, ये मैं अभी जॉब जहां पे भी करता हूँ ना, वहां पे ये सारा चीज यूज करता हूँ, क्योंकि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें अभी भी मैं यूज करता हूँ। मैं 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें मुझे अभी भी काम आती है। ऑलराइट, इसलिए जो IT का सब्जेक्ट है ना, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लो। खुद से थोड़ा इंटरेस्ट लोगे ना, तो देखोगे कितना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है।
ठीक है। सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, मार्क्स तो इसमें आ ही जाता है क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है मोस्टली आपको, तो मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, बट थोड़ा अगर आप इंटरेस्ट लोगे ना तो ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब आईटी और सीएस लेते हो, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप डिग्री करते हो, तो वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा चीज काम नहीं आता। क्या काम आता है? मैथ्स काम आता है, या फिर ये आईटी सब्जेक्ट वापस से वहां पे जाके पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक एक चैप्टर है वहां पे एक एक सब्जेक्ट रहेंगे आपको। ऑलराइट, फिर भी मार्क्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे पूरा मार्क्स आता है। ठीक है, तो आपका जो आईटी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है, और 80 मार्क्स का आपका क्या होता है? थियरी पेपर होता है। और आपका जो थियरी पेपर होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, थियरी पेपर में आपको टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। तो हर एक फिलिंग द ब्लैंक्स का, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स में जो एक क्वेश्चन रहेगा उसका मार्क्स कितना रहेगा? आपको 1 रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने आते हैं? 2, यानी कि आपको अगर आपने दोनों करेक्ट किया तो 2 मार्क्स मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो आपको मार्क्स कितने मिलते हैं पर क्वेश्चन? 1 मार्क्स मिलते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से 1 आते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स आपको 1 मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप। 4 ऑप्शन, उसमें से एक आपको करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है उस पे पर क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं 2, यानी कि टोटल मार्क्स आपका होता है 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें लेकिन 4 में से 2 करेक्ट आंसर देने होते हैं। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क मिलता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं 3, यानी कि आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 करेक्ट आंसर रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप 3 करेक्ट आंसर दोगे तो पर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 3 मार्क आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर ऑफ इसमें जो क्वेश्चन आता है या नंबर ऑफ ऑप्शन आते हैं उसमें 1 आता है, जिसमें से आपको 1 मार्क मिलते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से 1 आता है और इसमें 1 मार्क मिलते हैं, यानी कि आपको 1 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका आता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, बट यहाँ पे पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपको ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करना होता है, बट इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कोड लिखना होता है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं HTML के और 2 क्वेश्चन आते हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो दो क्वेश्चन HTML के वो इसी चैप्टर से आते हैं, दोनों का 5-5 मार्क का वेटेज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का 5 मार्क, दूसरे क्वेश्चन का 5 मार्क, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से HTML के कितने आएंगे? 2, तो यानी कि आपको 10 मार्क यहाँ पे मिलते हैं। बट ये जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना होता है, तो यानी कि आपको यहाँ पे 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे? सिर्फ 5 ही मार्क्स मिलेंगे, दोनों अटेम्प्ट करोगे तो भी। तो विथ ऑप्शन आपको यहाँ पे टोटल करेंगे तो 25 आता है, बट विदाउट ऑप्शन आपको मैक्सिमम यहाँ पे आप स्कोर करोगे कितना? 20 मार्क्स। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है, 20 मार्क्स आप क्या करोगे? स्कोर करते हो इस चैप्टर में। ऑलराइट, आई होप आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वेब पेज बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? HTML की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो HTML यूज करने वाले हैं वो वर्जन 5 है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका जो मोबाइल होता है उसमें आप क्या करते हो? आपका मोबाइल का वर्जन जैसे जैसे अपग्रेड होता है उसमें नए नए फीचर्स आते रहे, जैसे कि iPhone 12, 13। तो आईफोन में ज़्यादा फीचर्स चेंज नहीं होते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, जितने भी वर्जन्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अपग्रेड आता है, कुछ कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं, इसलिए उसका अलग अलग वर्जन, उसका अलग अलग नाम रखा जाता है। वैसे ही जो HTML है ये भी अपग्रेड हुआ है। ठीक है, अलग अलग वर्जन इसके आए थे। ठीक है, तो जो उसका लास्ट वर्जन था वो था HTML5। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे जो एडवांस वेब डिजाइनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें HTML5 वर्जन यूज करेंगे। तो जो HTML5 वर्जन है ना, ये इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये आपका जो PC होता है, जो टैबलेट होता है और जो मोबाइल होता है, यानी कि तीनों को सपोर्ट करता है, यानी कि तीनों डिवाइस के लिए आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जो भी डिवाइस हो, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है? जो भी डिवाइस हो उसके हिसाब से वो क्या हो जाए,
रिस्पॉन्सिव मतलब उस डिवाइस के हिसाब से वो अडेप्ट हो जाए, उस डिवाइस के हिसाब से उस वेबसाइट का व्यू दिखता है, ठीक है। तो मोबाइल रहेगा तो मोबाइल के हिसाब से दिखना चाहिए, टैबलेट रहेगा तो टैबलेट के हिसाब से आपका वेबसाइट दिखना चाहिए, सीपीयू रहेगा या लैपटॉप रहेगा तो उसको उसके हिसाब से दिखना चाहिए, ठीक है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कभी कभी एक मार्क में आपको पूछा जाता है, तो याद रखना HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और हम यूज करने वाले हैं कौन सा? HTML5। और ये जो HTML5 है ना, दुनिया में जितने भी ब्राउजर्स है, चाहे आप ले लो गूगल क्रोम ले लो, या फिर मोजिला फायरफॉक्स ले लो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, या फिर सफारी ले लो, या ओपेरा ले लो, जितने भी ब्राउजर है सब में सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ है। ऑलराइट, तो HTML5 में आप जो भी वेबसाइट बनाओगे मोस्टली सारे वेबसाइट सारे ब्राउजर में ये आराम से सपोर्ट करेगा आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स। बट फॉर्म्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं कि HTML का कोड कैसे स्टार्ट किया था, कैसे लिखना स्टार्ट किया था, उसको रन कैसे किया जाता है, और HTML का कोड लिखा कहाँ जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। तो पहली चीज आपको पढ़ना पड़ेगा कि HTML का कोड लिखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप कोड लिखोगे कहाँ? कोई तो जगह रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं कोड एडिटर, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो क्या? नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। एक आता है आपका नोटपैड प्लस प्लस, आपके कॉलेज में मोस्टली ये यूज करेंगे। तो ये वाला कोड एडिटर यूज कर सकते हो आप, या फिर नोटपैड भी यूज कर सकते हो HTML के लिए, या फिर एक बहुत ही फेमस एडिटर है जिसका नाम है VS कोड, ठीक है। ये ओपन सोर्स एडिटर है, मतलब इसका कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही बेस्ट एडिटर है। मुझे तो बहुत ही मजा आता है इसमें कोड लिखने में, और मैं जॉब पे भी इस एडिटर का यूज करता हूँ। मतलब आप जब जॉब करोगे तो भी इस एडिटर का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एडिटर में आप बहुत सारे, जैसे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, HTML का प्रोग्राम लिखना है, C++ में प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जावा में लिखना है, हर एक लैंग्वेज में आप इस एडिटर में प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो एडिटर है ना, प्रोग्राम लिखने के लिए ही बना है, ऑलराइट। और ये एडिटर एकदम फ्री है, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो एडिटर है ये प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फ्रीली अवेलेबल किया है, जिसको ओपन सोर्स बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? जाना है यहाँ पे, आपको टाइप करना है VS कोड, जो पहला लिंक आएगा code.visualstudio.com, इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाना है। तो डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो विंडोज, लिनक्स, मैक, तीनों के लिए आपको सेटअप मिल जाएगा। अगर आप विंडोज यूजर हो, जैसे विंडोज 8, 10, 11 सबके लिए यहाँ पे सपोर्ट करने वाला .exe फाइल मिल जाएगा, ठीक है। 64 बिट 32 बिट का जो भी आपका ये रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। आपका अगर लिनक्स है तो उसके हिसाब से अपना सेटअप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। मेरा मैक है, मैंने मैक के यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो इंस्टॉल करना एकदम इजी है, आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है। उसके बाद आपका ये एडिटर एकदम आराम से स्मूथली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए मैं उसको वापस इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मैं कुछ भी डाउट होता है वो एडिटर में इंस्टॉल नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको वीडियो बना के दे दूंगा, या फिर कुछ वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप देख के आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, नेक्स्ट 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 ही करना है, ठीक है। तो मैं आपको थ्रू आउट विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिख के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी कोड लिख सकते हो, नोटपैड में भी लिख सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हो, या फिर कहीं और कोई भी एडिटर आपको आपके पास रहे उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। आपके कॉलेज वाले हो सकता है दूसरा कुछ एडिटर यूज करेंगे, तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना VS कोड। तो यहाँ पे देखोगे तो VS कोड आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक फोल्डर बना लिया है। फोल्डर का नाम यहाँ पे कोड का डोज के अंदर यहाँ पे 12th IT, ओके, साइंस, यानी कि सारा जो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा इस फोल्डर के अंदर सेव करूंगा, ठीक है। अब इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे ऐसा ड्रॉप करना है, ठीक है। आप जैसे उठा के यहाँ पे ड्रॉप करोगे, ये आपका देखोगे फोल्डर खुल चुका है। बट इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, तो टेंशन नहीं है। तो
पहले तो हमको सीखना पड़ेगा कि HTML की फाइल कैसे बनानी है। ठीक है, तो जैसे आपका वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .mp4। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन मोस्टली क्या होता है, .mp3। और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। ठीक है, वैसे ही आपका जो HTML का फाइल होता है ना, उसका भी एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे कोई भी फाइल बनाना है तो यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है आपको, इस आइकन में यहाँ पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करोगे तो फाइल बनेगा, इस आइकन पे क्लिक करोगे तो फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो फाइल बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेमो। ठीक है, और आपको आपका फाइल का नाम सेव करना है किसे, .html से या फिर .htm से। एल आप ऑप्शनल रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ .html। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने लिखा demo.html, मेरा फाइल बन के तैयार हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो demo.html है इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोड लिखने के लिए जो HTML होता है ना, ये पूरा बेस्ड होता है किसके ऊपर, टैग्स और एट्रीब्यूट। जो HTML का प्रोग्राम होता है उसमें हम हमेशा देखोगे तो टैग्स और एट्रीब्यूट के ऊपर खेलने वाले हैं। ठीक है, तो जो HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है। तो टैग कैसे बनाया जाता है, टैग के लिए हम पहले यहाँ पे लेस देन सिंबल लिखते हैं। लेस देन सिंबल के बाद हम लिखेंगे HTML, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल लिखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल लिखने के बाद ये अपना बन गया ओपनिंग टैग। हमेशा याद रखना जो HTML के टैग्स होते हैं ना, मोस्टली 90% अगर आप उसको ओपन करोगे तो उसका एक क्लोजिंग टैग होता है, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। अब इसका क्लोजिंग टैग कैसे बनाना है, तो कुछ नहीं, सेम आपको लिखना है लेस देन HTML, सेम एग्जैक्ट टैग लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो आगे है ना स्लैश लगा देना है। तो ये आपका बन गया क्लोजिंग टैग। हम इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, 18 कर देते हैं। ठीक है, ओके नाउ यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, HTML का ओपनिंग टैग बनाया और उसका क्लोजिंग टैग बनाया। क्लोजिंग टैग कैसे बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे यहाँ पे स्लैश लगा दिया, दैट इज क्लोजिंग टैग। हो गया, ये मेरा बन गया HTML प्रोग्राम का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, HTML5। ठीक है, तो HTML5 का ना एक स्ट्रक्चर होता है लिखने का। ये आप जो नॉर्मली लिख रहे हो ना, ये HTML5 का कोड नहीं माना जाएगा ब्राउजर में। ठीक है, जो ब्राउजर होता है ना, वो HTML5 कोड कब मानेगा, जब इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखोगे डॉक टाइप HTML। ठीक है, अगर आपको यूज करना है HTML5 वर्जन 5, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा डॉक टाइप HTML। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लेस देन सिंबल लगाना पड़ेगा, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डॉग टाइप लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे HTML। ओके, इजी, एकदम इजी पीजी। ठीक है, अब HTML के अंदर हमेशा एक हेड टैग होता है। ठीक है, हेड टैग भी हम कैसे बनाएंगे, जैसे HTML टैग बनाए थे वैसे ही हेड टैग भी बनाएंगे। हेड टैग में भी क्या होगा, एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, अभी इस हेड टैग के अंदर अभी इस हेड टैग के अंदर दो तीन चीजें होती है, एक मेटा टैग होता है, लिंक टैग होता है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट फाइल्स या फिर आपका CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करते हो। मेटा टैग होता है, उसके बाद इसके अंदर टाइटल टैग होता है। ठीक है, तो मेटा टैग हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे टाइटल टैग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल। टाइटल टैग में भी हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। ओके, तो ये हो गया आपका टाइटल टैग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइटल टैग के अंदर कोड का डोज। ठीक है, दैट इज मेरा चैनल का नाम है कोड का डोज। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी पूरा नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक और चीज आपको बता दूं, जो भी चीजें आप हेड टैग के अंदर लिखोगे ना, वो आपके वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगी। ठीक है, जो भी चीजें आप हेड टैग के अंदर लिखोगे वो जो वेब पेज होता है ना उस पर विजिबल यानी कि उस पर दिखता नहीं है, ये चीज याद रखना। उसके बाद एक और टैग आता है बॉडी टैग। ठीक है, इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। जो भी चीज आप बॉडी टैग में लिखोगे ना वो वेबसाइट पे यानी वेब पेज पे विजिबल होता है। ऑलराइट, जो भी चीजें आप बॉडी में लिखोगे वही आपके वेब पेज पे विजिबल होता है, बाकी यहाँ पे हेड टैग में लिखोगे तो वो विजिबल नहीं रहेगा। यानी कि हेड टैग में जो भी लिखते हैं वो वेब पेज पे नहीं दिखता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
ये मेरा एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बन गया HTML प्रोग्राम, यानी कि HTML का जो वेब पेज हम बना रहे थे उसमें ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कोई भी वेब पेज बना रहे हो तो, ठीक है। डॉक टाइप HTML, इसका मतलब हम लोग वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे HTML टैग, ठीक है, ओपनिंग HTML टैग, क्लोजिंग HTML टैग, फिर हेड टैग का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर इसके अंदर टाइटल टैग रहेगा, ठीक है। और ये टाइटल टैग हमेशा याद रखना हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जो भी माल मटेरियल हम लिखेंगे, जो भी बनाएंगे, वो सारा वेब पेज पे विजिबल होगा। ऑलराइट, तो ये तो हमारा प्रोग्राम एकदम बेसिक वाला रेडी हो गया। अब इसको रन कैसे करना है, इसका आउटपुट कैसे देखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट देखने के इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एकदम बेसिक वाला मैं बताता हूँ। बेसिक वाला ये है कि मैंने जहां पे भी ये प्रोग्राम, ये फाइल सेव किया, कहाँ पे सेव किया था, कोड का डोज फोल्डर के अंदर 12th IT साइंस। यहाँ पे देखो demo.html मिल गया। आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विथ करना है, ठीक है। ओपन विथ का ऑप्शन आपको विंडोज में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी ब्राउजर आपको दिखेगा उसके साथ ओपन कर देना है। फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है, गूगल क्रोम। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे देखोगे तो ये वेब पेज जो मैंने बनाया है demo.html, ये ओपन हो गया कहाँ पे, ब्राउजर के अंदर। यानी कि आपको जो भी HTML का प्रोग्राम होता है, जो भी HTML की फाइल होती है, उसको हम कहाँ पे रन कर सकते हैं, ब्राउजर में। अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जो भी ब्राउजर रहेगा वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो भी HTML फाइल रहेगा वहां पे ओपन करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए, उसको रन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो कोड एडिटर और दूसरा ब्राउजर, ठीक है। दैट्स इट, दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है और ज्यादा कुछ यहाँ पे झंझट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम देखो रन हो रहा है। मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, कहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा था, और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जो भी बॉडी के अंदर लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और बट ये जो टाइटल मैंने लिखा है ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको टाइटल, यहाँ पे कहीं पे भी टाइटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो टाइटल होता है ना, मैं बताता हूँ कहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये जो टैब है ना, ये टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो कोड का डोज यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी आप हेड टैग के अंदर जो टाइटल होता है ना, इसके अंदर लिखोगे, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे देखो। जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी गई है, टाइटल के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर सपोज इसको चेंज करता हूँ, कोड का डोज को यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कोड, और इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो सिर्फ कोड हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज आप टाइटल में लिखते हो वो यहाँ पे टैब में दिखता है आपको। ऑलराइट, नाउ आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। ऑलराइट, अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। ये तो पहला तरीका था एकदम, जैसे कि आप दूसरे कोड एडिटर में जैसे नोटपैड प्लस प्लस में लिखोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना कोड रन कर सकते हो। एक दूसरा तरीका है जो VS कोड में ही सिर्फ अवेलेबल है फिलहाल के लिए। इस कोड एडिटर में यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन यानी कि आपको एक्स्ट्रा फीचर अगर ऐड करने हैं इस एडिटर के अंदर, तो आपको यहाँ पे जाना है, ये दिख रहा है, यहाँ से एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, यहाँ पे जाना और सर्च करना है लाइव प्रीव्यू, ठीक है। यहां पे जाके आपको सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। और राइट, लाइव प्रीव्यू, हाँ यहाँ पे देखो, तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये भी आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और ये देखोगे लाइव प्रीव्यू और ऐसा कुछ लोगो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो एक्सटेंशन आपके जो VS कोड एडिटर रहेगा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको ऐसे दो बटन आएंगे, डिसेबल और अनइंस्टॉल का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे दो बटन दिखने के बाद समझ लो कि आपका ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ आइकन दिखेगा। ये आइकन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ऐसा आइकन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, एक ब्राउजर ओपन करेगा, ठीक है। ये ब्राउजर कहाँ पे रहेगा, आपके कोड एडिटर में ही एक ब्राउजर। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो इसने कोड एडिटर में एक ब्राउजर ओपन कर दिया, और आपका जो प्रोग्राम है यहाँ पे देखो HTML का, उसके अंदर मैंने बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे सेम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी दिख रहा है। और टैब के अंदर क्या दिख रहा है, कोड, ठीक है। इसको मैं कोड का डोज लिख देता हूँ। राइट, यहाँ पे आप कोड का डोज दिख रहा है। तो ये दो तरीका है, आप यहाँ पे प्रोग्राम रन कर सकते हो। यहाँ पे रन करने का ये फायदा है कि जो भी मैं चीजें यहाँ पे देखो अपडेट कर रहा हूँ, लाइव में आप देखते हो। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एकदम लाइव में यहाँ पे भी अपडेट होते रहता है,
ठीक है, तो ये इसका फायदा है। तो फटाफट जैसे जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, फटाफट आपको यहाँ पे लाइव में दिखेगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। ऑलराइट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब बढ़ते हैं हम फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म्स हम लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। फॉर्म्स ने हम लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक चीजें सीखी थी, बहुत बेसिक कंट्रोल्स देखे थे। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था सबमिट बटन, टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद आपने देखा था रेडियो बटन, चेक बॉक्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक बेसिक कंट्रोल्स हम लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। बट फॉर्म्स का यूज क्या है, ये भी हम लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फिर भी मैं बताता हूँ। फॉर्म्स का यूज आपने फेसबुक यूज किया रहेगा, जीमेल यूज किया रहेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें यूज की रहेंगी। बहुत सारे वेबसाइट आपने सोशल मीडिया वेबसाइट यूज करेंगे, और गूगल डॉक्स भी यूज किया रहेगा, गूगल फॉर्म्स भी यूज किया रहेगा, ठीक है, डॉक्स नहीं, गूगल फॉर्म्स, ठीक है। तो गूगल फॉर्म में आपको क्या आता है, बहुत सारे फॉर्म्स के कंट्रोल आते हैं। वहां पे आप क्या करते हो, अपने डिटेल भरते हो, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें कहाँ भरते हो, फॉर्म के अंदर, ठीक है। फॉर्म क्या करता है, यूजर का डेटा कलेक्ट करता है। फॉर्म क्या करता है, किसी भी यूजर का डेटा कलेक्ट करना है आपको, तो आप क्या बनाओगे, फॉर्म बनाओगे, ठीक है। अभी तक आप फॉर्म यूज करते थे, अब हम क्या करोगे, फॉर्म बनाना सीखोगे, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे फॉर्म बनाना सीखेंगे। बेसिक कंट्रोल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बता दिया मैंने आपको, उसके बाद हम लोगों ने रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। फिर भी हम लोग एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, ऑलराइट, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो, 11 स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड डिफरेंट कंट्रोल्स रिलेटेड टू फॉर्म लाइक टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, रीसेट, सिलेक्ट एंड टेक्स्ट। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलराइट, ओके। और यहाँ पे लिखा है दिस कंट्रोल आर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर इनपुट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्यों यूज करते हैं, यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली यूजर का अगर डेटा कलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स यूज करते हैं, ओके। अब HTML5 में ना और भी बहुत सारे कंट्रोल्स है। इस जितने भी कंट्रोल्स है ना, इनके अलावा और भी HTML5 में कंट्रोल्स है। तो वो सारे कंट्रोल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, जित सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और भी यहाँ पे देखो, इतने सारे कंट्रोल्स हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। तो पहला कंट्रोल क्या है यहाँ पे देखो, फॉर्म में इनपुट टाइप कलर, राइट। उसके बाद इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप URL, इनपुट टाइप इमेज, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप ईमेल। ये सारे कंट्रोल्स हम पढ़ेंगे एक एक करके। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, इसके साथ साथ हम कोड भी करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए हम डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फाइल बना देते हैं जिसका नाम देते हैं form.html डाल देते हैं इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो सेव कर देते हैं, ठीक है। और ओपन कर लेते हैं अपना forms.html। अब इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाने वाले हैं। और अब देखो, VS कोड में एक और फीचर बताता हूँ। यहाँ पे ना आप एक्सक्लेमेटरी ऐसा डालोगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरा जो HTML का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो यहाँ पे पूरा का पूरा बन के आ जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स टाइप करना है, उसके बाद एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा जो कोड है ना वो लिख के आ जाता है। फिलहाल के लिए मैं ये मेटावीटर निकाल देता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं आपको, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज EN भी निकाल देता हूँ, इसका मतलब भी मैंने 11 स्टैंडर्ड में आई थिंक बताया है। तो फिलहाल के लिए नहीं लिखोगे उसको तो भी चलेगा, ठीक है। अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोड का डोज, ठीक है, ताकि आपको याद रहे आप कौन से चैनल पे पढ़ रहे हो, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, फॉर्म टैग, ठीक है, एकदम इजी। फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। टैग बनाना आई होप सबको आ गया रहेगा, ओके। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैग्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टैग है यहाँ पे इनपुट टाइप कलर। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले एक लेबल दे देते हैं, ठीक है। एक लेबल टैग भी होता है। लेबल टैग में यहाँ पे फॉर नेम क्या होता है बाद में देखते हैं, ठीक है। लेबल टैग में इसका टाइप क्या है, कलर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, ठीक है, ताकि समझ में आएगी कौन कौन से कंट्रोल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रोल्स, अब देखो ये वाला क्या है, इनपुट टाइप कलर। ये इनपुट टाइप कलर क्या देगा आपको, कलर पिकर देगा, ठीक है। कलर पिकर बताता हूँ मैं कैसे दिखता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ओके। टाइप के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कलर,
ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्लोज करने का तरीका क्या है, देखो इसको, अब देखो ये जो इनपुट टैग है ना, ये इनपुट जो टैग है ना, ये सिंगुलर टैग है, यानी कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये खुद खुद ही अपने आप क्लोज हो जाता है। आप यहाँ पे ऐसा स्लैश भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे ही आप ऐसे रख सकते हो, या फिर ऐसा स्लैश लगा सकते हो। ठीक है, दोनों वे में चलता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखना है, तो मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो लेबल जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये क्या दिखा रहा है, कलर। अब ये देखो एक कलर पिकर है। कैसे कलर पिकर है, इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल सा सुंदर सा कलर पिकर आ गया। ठीक है, अब ये कलर पिकर से मैं कुछ भी कलर पिक कर सकता हूँ। देखो रेड पिक करना है, ठीक है, ग्रीन पिक करना है, अलग अलग कलर मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूँ। और ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में RGB में देगा, ठीक है, HSL में दे देगा, और हेक्साडेसिमल में भी आपको ये कलर दे देता है, हेक्स कोड में भी आपको एक कलर देता है। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करके कहीं पे भी अपने वेबसाइट या कहीं पे यूज कर सकते हो। एक और चीज आपको होता है, यहाँ पे देखो ड्रॉपर है, तो ये ड्रॉपर पे आप क्लिक करोगे और कहीं से भी कलर अगर आपको पिक करना है, जैसे यहाँ से मुझे कलर पिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से कलर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर मैं हेक्स कोड कॉपी करके अपने वेबसाइट या कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका कलर पिकर। नेक्स्ट है इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस लेबल। ठीक है, और लेबल में मैं लिख देता हूँ क्या, नंबर। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे वापस लिखते हैं इनपुट, और यहाँ पे लिखते हैं टाइप और नंबर। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन में आ रहा है, मुझे क्या करना है, जो नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसको नीचे लाना है नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि यहाँ पे देखो एक साथ चिपक गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज करूंगा। लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है क्या, BR। BR मतलब ब्रेक। ठीक है, BR मतलब क्या होता है, ब्रेक। तो ये लाइन ब्रेक कर देगा, यानी कि BR के बाद जो भी चीजें रहेंगी वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएंगी। देखो यहाँ पे अपना BR के बाद क्या था, ये लेबल था और ये इनपुट बॉक्स था, ये दोनों कहाँ चले गए, नीचे चले गए। ठीक है, अब मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, इन दोनों के बीच में एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे एक और BR डाल दूंगा। ठीक है, एक और BR डालने के बाद एक और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो कलर पिकर है और ये क्या है, नंबर इनपुट बॉक्स है। ठीक है, अब ये देखो नंबर इनपुट बॉक्स कैसे है, तो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ लेटर्स टाइप कर रहा हूँ, ABCD टाइप कर रहा हूँ, बट टाइप हो नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो टाइप है ये क्या है, नंबर है। ठीक है, इसका टाइप नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लेटर्स टाइप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर टाइप कर पाऊंगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप करना अलाउड है मुझे, नंबर, और कुछ भी मैं टाइप नहीं कर सकता। ऑलराइट, और यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑलराइट, ये हो गया आपका नंबर इनपुट बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट टाइप URL। तो मैं क्या करता हूँ अभी, इस बार ये जो BR है ना, यहाँ पे भी लगा देते हैं, और ये पूरा का पूरा ना कॉपी कर लेता हूँ। लेबल और इनपुट बॉक्स दोनों कॉपी करता हूँ, क्योंकि दोनों की जरूरत है। और यहाँ पे नंबर की जगह पे क्या चाहिए, अब URL चाहिए, तो यहाँ पे डाल देते हैं URL। ठीक है, और यहाँ पे टाइप में डाल देता हूँ मैं URL मतलब सबको पता रहेगा, फिर भी बताता हूँ। URL मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो जैसे आपका google.com होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे पेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो URL में क्या क्या होता है, HTTPS होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो होता है ना HTTPS होता है, फिर कोलन होता है, फिर यहाँ पे ऐसा डबल स्लैश होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे www.google.com या जो भी है code.visualstudio.com। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये पूरा URL है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ www.google.com, तो ये पूरा URL नहीं है, इसको URL नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक डोमेन है। ऑलराइट, ये URL नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये पूरा का पूरा URL कब बनता है, जब यहाँ पे आप लगाते हो HTTPS:// तो ये बनता है आपका पूरा का पूरा URL का फॉर्मेट। करेक्ट URL का फॉर्मेट ये होता है। ऑलराइट, तो अब देखो ये क्या है, एक URL फॉर्मेट है, यहाँ पे URL इनपुट बॉक्स है, यानी कि मैं फिलहाल के देखो कुछ भी यहाँ पे टाइप हो रहा है, नंबर और ये लेटर वेटर कुछ भी टाइप हो रहा है। ठीक है, बट एक मिनट मैं इसको वापस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी टाइप हो रहा है, नंबर और कुछ भी, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इशू आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप और बना लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट।
ठीक है, इनपुट टाइप मैंने क्या बनाया यहाँ पे देखो, सबमिट बटन बना लिया। ओके, अब सपोज करो यहाँ पे यूआरएल में मैं कुछ भी लेटर्स और नंबर्स टाइप कर दिया और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर अ यूआरएल। ये कंप्लेन कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है कि तुमने जो ये यूआरएल डाला है ना, ये जो वैल्यू डाला है यूआरएल के बॉक्स में, ये रॉन्ग फॉर्मेट है। ठीक है, यूआरएल का जो एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है, HTTPS होता है, कोलन्स, फिर डबल स्लैश, फिर www.google.com, ऐसा पूरा फॉर्मेट होता है। ठीक है, बट ये तुमने जो डाला ना रॉन्ग फॉर्मेट है, जैसे सबमिट करोगे ना ये कंप्लेन करेगा, वहीं पे वैलिडेट करेगा, ये आपका फॉर्म जो होगा सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे, सपोज मैं डालता हूँ www.google.com, देखते हैं कि क्या ये लेता है इसको। अभी सबमिट करते हैं तो वापस बोल रहा है एंटर, प्लीज एंटर यूआरएल, यानी कि ये बोल रहा है कि ये भी वैलिड फॉर्मेट यूआरएल का नहीं है। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं HTTPS:// और देखते हैं कि क्या ये वैलिड है। तो ये देखो, अब इस बार कंप्लेन नहीं किया उसने। ठीक है, इस बार प्रॉपर्ली आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, यानी कि ये जो यूआरएल बॉक्स है इसके अंदर आप प्रॉपर्ली फॉर्मेट में यूआरएल नहीं एंटर करोगे तो आप जब फॉर्म सबमिट करोगे उस टाइम पे यहाँ पे ये क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, आपको बोलेगा कि आपने करेक्ट यूआरएल का फॉर्मेट नहीं डाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट इनपुट बॉक्स है क्या, इमेज, इनपुट टाइप इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये वापस से पूरा लेबल और इनपुट बॉक्स कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, क्या है, इनपुट टाइप इमेज, और यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ। तो ये इनपुट टाइप इमेज जो है ना, ये क्या करेगा, डिफाइन ए इमेज एज अ सबमिट बटन। अब जो इनपुट टाइप इमेज है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबमिट बटन हम लोगों ने बनाया ना, यहाँ पे देखो सबमिट बटन बनाया था, तो सबमिट बटन की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज बटन बना सकते हैं, यानी कि बटन के अंदर हम लोग इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, कितना कूल रहेगा ना, बटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज तो डाल दिया, बट इमेज भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर नहीं डालोगे तो यहाँ पे एक फटा हुआ इमेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फटा हुआ इमेज दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड करूंगा। तो इमेज ऐड करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, जो भी टैग के अंदर आप यूज करते हो ना वो बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इमेज ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे SRC। ठीक है, और SRC के अंदर आपको इमेज का पाथ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज का पाथ कहाँ से डालोगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये फोल्डर में एक इमेज लाके रखता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज देखोगे तो डाउनलोड करके रखा है, हाँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये इमेज हम लोग क्या करेंगे, बटन के अंदर ऐड करेंगे। तो इस इमेज का ये बहुत बड़ा नाम है, इसका नाम मैं सिर्फ यहाँ पे बटन डाल देता हूँ। ठीक है, इसका नाम button.png डाल दिया। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फिलहाल के लिए। कहाँ गया, यहाँ पे इमेज, देखो SRC के अंदर हम क्या करेंगे, इस button.png का पार्ट डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, कुछ नहीं, ये देखो ये रूट फोल्डर में देखो form.html जहाँ पे है उसी लेवल पे क्या है, button.png है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डाल देंगे button.png। ठीक है, और जैसे ही मैंने button.png डाला और यहाँ पे आप देखोगे तो एक इमेज बटन डिस्प्ले हो रहा है, देखो ये क्लिकेबल है, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको फ्लैश दिख रहा होगा क्योंकि क्लिक कर रहा हो तो इसलिए दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जब बटन पे क्लिक करते हैं एक फ्लैश होता है। ऑलराइट, ये एक बटन बड़ी बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा करना है हमको। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा करने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है विड्थ और हाइट। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट देंगे जो इनपुट टाइप SRC, इसके बाजू में हम लिखेंगे विड्थ। ठीक है, विड्थ में सपोज डाल देते हैं हम लोग 100 और हाइट भी डाल देते हैं इसका 100। ठीक है, अभी भी बड़ा दिख रहा है, इसको और छोटा कर लेते हैं 20 और इसको भी 20 कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, 40 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग ने क्या किया, एक इमेज बटन बना दिया। ऑलराइट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया है, एक इमेज बटन बनाया है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको जैसे सबमिट बटन या कोई भी बटन बना रहे हो उसके अंदर इमेज ऐड करना है तो आप इनपुट टाइप इमेज लोगे और उसके अंदर SRC एट्रीब्यूट लोगे और उसके अंदर इमेज का जो भी पाथ रहेगा ना वो ऐड कर दोगे, और उसका विड्थ एंड हाइट सेट करना है तो आप यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट में उसमें नंबर डाल दोगे और हाइट एट्रीब्यूट में कुछ नंबर डाल दोगे, उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ, थोड़ा इमेज का आपको पाथ बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक और इस 12th ITCS के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ इमेजेस।
ठीक है, इसका नाम इमेजेस देता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी इमेजेस रखूंगा और इसको ड्रैग करके इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको अंदर डाला, यहाँ पे देखो ये इमेज फटने लगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज फटने लगा क्योंकि इसको पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ये जो बटन डॉट पीएनजी है उसको इमेजेस के फोल्डर के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पाथ यहाँ पे प्रॉपर्ली डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बटन डॉट पीएनजी इसको मिल नहीं रहा है, इसके अंदर फॉर्म डॉट एचटीएमएल के लेवल पे नहीं मिल रहा, कहाँ पे मिलेगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इमेजेस फोल्डर, इमेजेस फोल्डर के अंदर बटन डॉट पीएनजी ऐसा पार्ट डालेंगे। ठीक है, जहां पे भी इमेज रहेगा उसका यहाँ पे पार्ट डाल देंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया देखो। ठीक है, अब उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, अपना इनपुट टाइप क्या है, इमेज हो गया, उसके बाद आता है डेट। ओके, डेट, इनपुट डेट में क्या होगा, आपको डेट पिकर मिलेगा, जैसे ये आपको कलर पिकर मिला था राइट, अब आपको यहाँ पे डेट पिकर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना पूरा का पूरा वापस से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इमेज की जगह पे मैं लिखता हूँ क्या, डेट। ठीक है, और ये इनपुट टाइप की जगह पे ये एसआरसी विड्थ विड्थ निकाल देते हैं फिलहाल के लिए, और इमेज की जगह पे हम लिख देंगे डेट। ऑलराइट, यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट टाइप डेट। अब इस पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक डेट पिकर बन गया। अब इस पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो एक डेट का पूरा एक पॉपअप ओपन हो रहा है, इसके अंदर आप अलग अलग डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डेट सिलेक्ट कर सकते हो, ईयर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से देखो अलग अलग ईयर चेंज कर सकते हो, मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद टुडे डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, पूरा का पूरा कैलेंडर ओपन हो गया आपको। ठीक है, तो अगर आप इनपुट टाइप सिर्फ डेट लिखोगे तो पूरा का पूरा कैलेंडर बन के आएगा। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ये इनपुट टाइप ईमेल। ओके, इसमें क्या होगा, आप एक ईमेल के लिए इनपुट टाइप बनाओगे। तो मैं यहाँ पे वापस से पूरा लेबल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डेट की जगह पे लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे टाइप में ईमेल लिख देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे बन गया अपना ईमेल, ईमेल इनपुट टाइप। अब मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी टाइप हो रहा है, ईमेल तो टाइप किया ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पे लेटर्स भी टाइप कर पा रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स भी टाइप कर रहा हूँ। बट मैंने क्या बोला, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, तब ये वैलिडेट करता है कि आपने सही फॉर्मेट में टाइप किया है कि नहीं किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि आपने जो ये टाइप किया ना, इसके अंदर आपको @ भी डालना है, क्योंकि किसी भी ईमेल में क्या होता है, @ होता है। ठीक है, जैसे @gmail.com, @yahoo.com, राइट। तो आपको यहाँ पे @ डालना पड़ेगा, तभी राइट फॉर्मेट होगा। अब देखिए सबमिट करके देखते हैं, फिर भी बोल रहा है एंड प्लीज एंटर पार्ट फॉलोइंग मतलब @ के बाद वाला जो पार्ट है ना वो भी एंटर करो। ठीक है, तब राइट फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ gmail.com। अब देखते हैं क्या ये सबमिट होता है, यस अब प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब जब इनपुट टाइप में ईमेल या यूआरएल डालते हो तो ये सारी चीजें वैलिडेट होती है। कभी वैलिडेट होती है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इनपुट टाइप टेक्स्ट डालोगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, लाइक आप उसमें नॉर्मली कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट टाइप मंथ। जैसे कि डेट पिकर बनाया था, वैसे ये क्या होगा, मंथ पिकर होगा, यानी कि आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ। ये डेट पिकर में क्या है, डेट मंथ ईयर सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, बट मंथ पिकर में आप सिर्फ मंथ और ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा वापस से कॉपी करता हूं, यहाँ पे ईमेल की जगह पे लिख देता हूं मंथ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मंथ पिकर बन चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिर्फ यहाँ पे देखो मंथ आ रहा है। ठीक है, जुलाई 2022। अलग अलग आप यहाँ पे ईयर भी, ईयर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। ओके, दिस मंथ। ओके, आप ईयर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे ईयर डिसेबल है। ठीक है, सिर्फ आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी करंट ईयर रहेगा वहां उसका ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है ईयर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे स्क्रॉल नहीं दिखा। तो यहाँ पे आप जैसे पिछले साल का फेब सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंज। ठीक है, तो रेंज में आप क्या कर सकते हो, डिफाइन अ रेंज कंट्रोल, मतलब आप सपोज आपको रेंज सिलेक्ट करना है, 1 से लेके 50 तक का कुछ नंबर सिलेक्ट करना है, 1 से लेके 100 तक का नंबर सिलेक्ट करना है, तो या 1 से लेके कुछ वैल्यू सिलेक्ट करनी है 100 के बीच में, तो उसके लिए आप रेंज डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है आपका इनपुट टाइप, यहाँ पे लिख देते हैं रेंज। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेंज सिलेक्टर आ गया है 1 से लेके, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, रेंज सिलेक्टर आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ से देखो इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक आता है मिन, यानी कि आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो मैं मिनिमम में सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ 0, और मैक्सिमम में यहाँ पे डाल देता हूँ, मैक्स में यहाँ पे डाल देता हूँ 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मिन और मैक्स की वैल्यू डिफाइन हो जाती है, यानी कि आप 1 से लेके 100 तक का कोई भी एक रेंज, तो 0 से लेके 100 तक का एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। जो जैसे कि यहाँ पे आया तो ये 0 से लेके 50 तक का वैल्यू है, यहाँ तक आया तो 0 से लेके 100 तक का वैल्यू होता है, समझे। तो ये हो गया आपका रेंज सिलेक्टर। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, रेंज के बाद आपका डेट टाइम लोकल, यानी कि डेट टाइम लोकल में क्या, डिफाइन अ डेट पिकर दैट इंक्लूड्स द ईयर मंथ एंड डेट टाइम। ठीक है, इसके अंदर डेट, नॉर्मली डेट पिकर था ना वो तो रहेगा, इसके अंदर आप टाइम भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, डेट टाइम सिलेक्टर में जैसे डेट पिकर था एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट उसमें टाइम भी सिलेक्ट सकते हो, मतलब आप उसके अंदर आवर सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप मिनट सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आवर सिलेक्ट, सॉरी उसके अंदर सेकंड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम सॉरी, और रेंज की जगह पे लिख देता हूँ मैं डेट टाइम लोकल। ठीक है, डेट टाइम हाइफन लोकल, और ये मिन मैक्स वैल्यू मैं निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ से। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखोगे तो जो डेट पिक करता है एग्जैक्टली DDMMYY एग्जैक्टली यहाँ पे, बट इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से टाइम सिलेक्ट, आवर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मिनट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और शायद सेकंड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप यहाँ से जैसे AM PM भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ऑलराइट, तो आई होप आपको डेट टाइम लोकल भी समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम। ठीक है, जैसे डेट टाइम में सब कुछ था, डेट और टाइम सब कुछ था, बट टाइम सिलेक्टर में सिर्फ क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, जैसे डेट सिलेक्टर में सिर्फ डेट था, टाइम सिलेक्टर में सिर्फ टाइम होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, टाइप में भी टाइम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली लेबल में डेट, लेबल कॉपी करना भूल गया मैं। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे लेबल भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा टाइम सिलेक्टर भी आ गया है। तो देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं आर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं मिनट सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से AM और PM सिलेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, बहुत ईजी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे वीक सिलेक्टर है, अब यहाँ पे सिर्फ वीक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फटाफट लेके जाता हूँ, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से सिर्फ वीक सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखो ये वीक सिलेक्टर है, तो यहाँ पे देखो पूरा वीक का रेंज सिलेक्ट होगा, यानी कि अभी करंट मंथ क्या है, जून है। जून में यहाँ पे देखो, जून में जो करंट वीक है, अभी कहाँ से करंट वीक क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो करंट वीक का सारा डेट सिलेक्ट है। ठीक है, अगर उसके पहले वाला वीक सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे देखो वीक 24। तो ये जो वीक है ना, ये वीक 22, वीक 24, ये कैसे दिखा रहा है आपको, मतलब पूरे ईयर में अभी कौन सा वीक चल रहा है। ठीक है, वो उसके हिसाब से आपको बता रहा है पूरे ईयर में। अभी देखोगे तो ये करंट वीक जो है ये कौन सा है, 25th वीक है। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट मंथ का देखना है, नेक्स्ट मंथ में भी जाके आप यहाँ से ऐसा देख सकते हो। ठीक है, तो पूरे ईयर में आपको देखना है कि कौन सा वीक चल रहा है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो वीक सिलेक्टर के हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद आता है, वीक के बाद आता है सर्च। ओके, डिफाइन अ सर्च फील्ड फॉर एंटरिंग अ सर्च स्ट्रिंग लाइक सर्च साइट फॉर गूगल। ओके, सर्च यहाँ पे मतलब सर्च बॉक्स टाइप बनाता है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं सर्च। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं सर्च। यहाँ पे देखो ये जो सर्च फील्ड है कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा, एकदम URL जैसा और नंबर जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, ईमेल जैसा ही दिख रहा है एग्जैक्ट, बट अगर आप इसमें टाइप करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्रॉस बटन आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मोस्टली सर्च कर सकते हो।
ऑलराइट, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं आप कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, और सर्च करोगे तो यहाँ पे एक देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक क्रॉस बटन आ जाता है। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं फाइल। तो डिफाइन अ फाइल, यानी कि आप फाइल सिलेक्टर, यानी कि आप फाइल जैसे अपलोड करना है आपको वेबसाइट में, उसके लिए आप यूज कर सकते हो फाइल सिलेक्टर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं फाइल, और यहाँ पे भी लिखते हैं टाइप में फाइल। तो यहाँ पे देखोगे तो चूज अ फाइल, नो फाइल चूजन अभी दिखा रहा है यहाँ पे करंटली, ये मैंने नहीं लिखा, ऑटोमेटिक आया है। जैसे आप टाइप फाइल लिखोगे ऑटोमेटिक ये ऐसा पूरा बन गया आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चूज अ फाइल का बटन बन चुका है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है फाइल चूज करने का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देखो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइल चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वेबसाइट में फाइल अपलोड करना है तो उस केस में आप ऐसा फाइल सिलेक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल यूज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट वन इज इनपुट टाइप टेल। ठीक है, मतलब आपको अगर टेलीफोन नंबर आपको एंटर करना है, यूजर से यूजर का टेलीफोन नंबर आपको कलेक्ट करना है, उस केस में आप यहाँ से इनपुट टाइप टेल ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट टाइप, इसका नाम देते हैं टेलीफोन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं टेल। ओके, यहाँ पे इनपुट टाइप मैंने टेल दे दिया। तो देखो इनपुट टाइप टेल में एग्जैक्टली ये भी सर्च बॉक्स जैसा दिख रहा है, नॉर्मल यूआरएल और ऐसा ईमेल जैसा ही दिख रहा है, राइट। बट इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसके लिए हम लोग एक मिनट, ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, इसका इनपुट टाइप टेल कैसे है, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेल है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शंस ऐड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पैटर्न। ठीक है, अगर मुझे बताना है ये कौन से पैटर्न में मुझे यूजर से टेलीफोन नंबर एंटर करवाना है, तो मैं बोलता हूँ सपोज यूजर को एंटर करना है, देखो पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। पैटर्न सपोज कैसा चाहिए कि यूजर क्या करेगा, 0 से लेके 9 नंबर से बीच में कुछ भी एंटर कर सकता है, बट पहले 3 नंबर एंटर करेगा, उसके बाद यहाँ पे उसको डैश देना, ठीक है, हाइफन देना पड़ेगा। हाइफन देने के बाद उसके बाद हाइफन या डैश बोल सकते हैं, उसके बाद वापस से, ठीक है, यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, वापस से यूजर क्या करेगा, 0 से लेके 9 नंबर ऐड करेगा, मतलब 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर ऐड करेगा, लेकिन कितना नंबर ऐड करेगा, आपका 3 नंबर ऐड करेगा। ठीक है, आपका टेलीफोन नंबर कितना 8 डिजिट का होता है, राइट। तो यहाँ पे भी 3 नंबर 0 से 9 डिजिट में से कोई भी एंटर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या एंटर कर सकता है, और इसका मतलब क्या हो गया, कितना एंटर कर सकता है। ठीक है, तो उसको नंबर एंटर करना है 0 से 9 तक के बीच में कोई भी, लेकिन कितना नंबर एंटर कर सकता है, 3 नंबर। उसके बाद उसको हाइफन देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वापस से उसको 0 से 9 के बीच में कोई भी एक नंबर एंटर करना है, लेकिन कितना नंबर एंटर करेगा, 2, क्योंकि जो टेलीफोन नंबर होता है वो 8 नंबर्स का होता है, राइट। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पैटर्न डाला है वो उसी पैटर्न में आप एंटर नहीं करोगे, उस पैटर्न में नहीं करोगे तो यहाँ पे सबमिट बटन करने पे ये कंप्लेन करेगा। ठीक है, तो आपको उसी फॉर्मेट में एंटर करना पड़ेगा नंबर्स को। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, 0 से 9 के बीच में नंबर एंटर करना है, लेकिन 3 नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर एंटर करता हूँ, सपोज 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, हाइफन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन या फिर डैश बोल सकते हो, डैश लगा दिया। उसके बाद 0 से 9 के बीच में नंबर एंटर करना है, लेकिन वापस 3 नंबर एंटर करना है। सपोज यहाँ पे 4 5 6 एंटर कर दिया, वापस से यहाँ पे क्या लगाना है, आपको हाइफन लगाना है, तो यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं। उसके बाद वापस 0 से 9 के बीच में नंबर एंटर करना है, लेकिन नंबर ऑफ कितने नंबर एंटर करने, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 एंटर कर दिया। अब देखो इसको सबमिट करेंगे तो ये कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टेलीफोन नंबर में आप ऐसा पैटर्न डाल सकते हो। इसके लिए देखो अभी यूजर को बताने के लिए कौन से पैटर्न, मतलब कैसा पैटर्न रहेगा, तो उसके लिए एक प्लेस होल्डर करके एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर में आप बता सकते हो कि ऐसे 1 2 3 डालना है। उसके बाद आप 1 2 3 मतलब 3 नंबर रहेगा, उसके बाद आपका हाइफन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका वापस 3 नंबर रहेगा, उसके बाद आपका हाइफन रहेगा, उसके बाद 3 नंबर रहेगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, नंबर्स को एंटर करना है। ये जो प्लेस होल्डर है ना, ये एडिटेबल नहीं रहता। देखो प्लेस होल्डर को आप हटा नहीं सकते, जब आप एंटर करोगे नंबर तभी वो हटेगा। तो प्लेस होल्डर सिर्फ आपको बताता है कि कैसे आपको वैल्यूज एंटर करनी है। ठीक है, तो आप प्लेस होल्डर कहीं भी डाल सकते हो, हर एक इनपुट बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे कलर में भी यहाँ पे प्लेस होल्डर तो कलर में नहीं डाल सकते, क्योंकि कलर ऑलरेडी ऐसा बॉक्स टाइप दिखता है। यहाँ पे नंबर में मैं डाल सकता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे नंबर में प्लेस होल्डर सपोज डालता हूँ मैं, प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो तो यहाँ पे ऐसा प्लेस होल्डर में आप डाल सकते हो, ठीक है। बट ये प्लेस होल्डर आपका एडिटेबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ही आप एंटर करोगे वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज एंटर करोगे वो हट जाता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वापस पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको सारे जितने फॉर्म्स के कंट्रोल्स अभी तक पढ़ा है सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया है, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको सारा दिमाग में घुस गया रहेगा। तो गाइस, अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को, राइट। और गाइस, अगर आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपके कलीग्स जो 12th में है, आईटी में है, तो प्लीज उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।